तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं मेरे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पे थंबनेल देख करके पता चल रहा होगा कि ये जो क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के लिए जो हम यहाँ पे हिंदी व्याकरण पढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें हम जो है आज आपको एकदम बेसिक से शुरू करने वाले हैं। वो क्या हमारा तो वर्ण परिचय एकदम आसान भाषा में आपको समझाएंगे, बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, जो कि आज के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी और बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत सारे बुक को यहाँ पे स्टडी करके लाया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मेरा नाम है अंकुश कुमार और मैं इस अंकुश कंसेप्ट क्लास यूट्यूब चैनल पे आपके लिए हिंदी क्लास को लेकर के आया है, जिसमें हिंदी व्याकरण है। कहा जाता है कि हिंदी पढ़ने के लिए या फिर अंग्रेजी पढ़ने के लिए आपको व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर बिना व्याकरण के ज्ञान के अगर आप किसी भी वाक्य को बनाने जाते हैं, किसी शब्द को बोलते हैं, तो फिर आपका वो सटीक नहीं बनता है। तो हम आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। और आज से याद रखिएगा, आज से जो है हम आपको प्रतिदिन एक नए नए वीडियो देते जाएंगे, चाहे आप क्लास 10 का हो या फिर क्लास 12 का हो, क्लास 11 का हो, या फिर किसी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें, जो भी वनडे एग्जाम है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है सिलेबस वाइज सिलेबस पढ़ाने का प्रयास करेंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा क्लास 6 से लेकर क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, क्लास 6 से क्लास 12 तक जो है आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाया जाएगा, जो कि एकदम शुरू से बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा है, क्योंकि नया क्लास है, नया चैनल है, तो हम बेसिक से स्टार्ट करें ताकि आप लोग अच्छा लगे, अच्छे तरीके से पढ़े। तो चलिए हम इसको जो है हटाते हैं, अपने आते हैं पीपीटी पे जो हमको पढ़ाना है। तो देखिए आपके सामने जो यहाँ पे आपका परिभाषा दिया हुआ है, बहुत ही आसान भाषा में दिया गया, जब आप पढ़ेंगे तो आपको मजा आ जाएगा पढ़ने में। तो ये हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ने आए हैं वर्ण को। ठीक है, इस वर्ण को हम लोग पढ़ेंगे। क्या हमारा लिखा हुआ है? वर्ण की परिभाषा, मतलब वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं, लिखा हुआ है वर्ण, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करेंगे, क्या कर रहा है वर्ण की परिभाषा। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, वर्ण कहलाता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके अगर दूसरे शब्द में हम बात करें, एक जगह और लिखा हुआ है दूसरे शब्द में, अगर इसके हम बात करें तो दूसरे शब्द में कह रहा है भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। मतलब भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो आपका ध्वनि है। और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? इस ध्वनि को हम लोग वर्ण कहते हैं। जैसे अ, ई, व। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो च है ना, इसमें पूरा च नहीं होते। जब पूरा च हो गया तो नहीं, यहाँ पे इसमें हलांत लगा हुआ है। ठीक है, जो कि इसमें आपको नहीं दिख रहा। चलिए हम व्हाइट पेन से लगाते हैं, व्हाइट पेन से यहाँ पे जो हलांत लगाएंगे, हलांत लगाने से क्या होता है, इसका मान जो होता है वो आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। यहाँ पे हलांत लगा हुआ है, जब भी हलांत लगेगा तो जैसे मान के चलिए यहाँ पे क लिखा हुआ है, और क के साथ जो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अ को जोड़ेंगे। जैसे हलंत लगा हुआ है क में, और क के साथ अ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? एक पूरा क बन जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे अगर सीधे यहाँ पे क हलंत लगा हुआ है, सीधे यहाँ पे क में हलंत लगा हुआ है, तो आपको समझना क्या है कि क जो है पूर्ण रूप से नहीं है, मतलब आधा। संयुक्त को हम लोग पढ़ते हैं ना, वही चीज है। तो ये चलिए फिर देखते हैं उदाहरण में क्या दिया गया, ध्यान दीजिएगा। उदाहरण में आपको यहाँ पे दिया गया है र जोड़ आ। मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे हम लोग राम को लिखते हैं, किसको लिखते हैं? राम को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, राम लिखा हुआ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हम इसको करेंगे, र लिखते हैं। हम यहाँ पे जो है र लिखते हैं। क्या लिखते हैं? र में हम मान के चलिए र को हम सीधे लिखते हैं, र लिखते हैं यहाँ पे, और र में क्या जोड़ेंगे, उसको हम आ को जोड़ेंगे। तो अभी क्या होगा, ये रा का निर्माण होगा। ठीक है, रा हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए, इसको रा हो गया। और प्लस यहाँ पे क्या है, इसमें म को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा, मतलब राम हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग इसको समझते हुए चलेंगे, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को हम देखते हैं। आइए, नेक्स्ट स्लाइड आपके पास है हिंदी में वर्ण कितने हैं। तो हिंदी में 52 वर्ण है। हिंदी में कुल कितने वर्ण है? तो हिंदी में कुल जो है वो 52 वर्ण है। अब चलिए हम लोग वर्णमाला को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? वर्णमाला को पढ़ेंगे। इस सब चीज का याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी में वर्ण की संख्या कितनी है। तो हिंदी में टोटल वर्ण कितने हैं? तो 52 है। तो वर्णमाला, वर्णमाला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो वर्णमाला को इंग्लिश में कहते हैं अल्फाबेट। क्या कहते हैं? अल्फाबेट। हम यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको कवर करते चलेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट
अच्छे तरीके से आप पढ़ते चलिएगा। वर्णमाला कहते हैं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब ये भी कह सकते हैं वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, या फिर वर्णों के क्रमबद्ध तरीके से सजाए गए वर्ण को वर्णमाला कहते हैं। लेकिन ये जो लिखा गया वो सटीक लिखा गया है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, मतलब प्रत्येक जो भी भाषा होती है उनका एक अपना अपना वर्णमाला होता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे क्या है। अब हम लोग यहाँ पे दिया गया आपको वर्ण के भेद। क्या है वर्ण के भेद, मतलब वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के जो वो दो भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं, हिंदी भाषा में वर्ण के दो भेद होते हैं, फिर दो प्रकार होते हैं। आप इस तरीके से यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा में वर्ण के दो प्रकार होते हैं। ये क्या हो गया, स्वर और दूसरा हो गया व्यंजन। स्वर को इंग्लिश में कहते हैं वोवेल और व्यंजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। तो हम आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों समझाते चलेंगे, बस आपको क्या करना है, समझते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है स्वर। हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, स्वर के परिभाषा को पढ़ेंगे। ये देखते हैं, स्वर को हम लोग पहले ही समझाए आपको कि स्वर को क्या कहते हैं, इंग्लिश में तो वोवेल कहते हैं। ठीक है, मतलब ए ई आई ओ यू जो होता है ना, इंग्लिश जब आपको समझाएंगे, इंग्लिश क्लास में आपको यहाँ पे लेंगे, बस आप लोग जो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, तो वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, स्वर वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, स्वर कहलाता है। फिर से रिपीट करेंगे एक बार हम, आइए देखते हैं। वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, क्या कहलाता है, स्वर कहलाता है। आइए देखते हैं, स्वर वर्ण के उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है। स्वर वर्ण के उच्चारण में किसका उपयोग होता है, स्वर वर्ण के उच्चारण में कंठ और तालु का उपयोग होता है। अब कैसे उपयोग होता है, आइए दिखाते हैं। तो स्वर वर्ण सबसे पहले हम लोग समझते होता कौन कौन सा, वो आप देख लीजिए। जैसे में यहाँ पे लिखा हुआ है, अ होता है आ ई दीर्घी हर्षु दीर्घु री ए ऐ ओ औ। इस टोटल की संख्या कितनी है, इस टोटल की जो संख्या है वो इस टोटल की संख्या आपको 11 है। ठीक है, अब इसमें हम कैसे प्रूव करेंगे कि कंठ का इस्तेमाल होता है, तालु का इस्तेमाल होता है, और यहाँ जो है हो जीव और होठ का इस्तेमाल नहीं होता है। तो हम इसको जानेंगे तभी तो हम आपको कंफर्म करेंगे। तो आइए दिखाते हैं। तो कंठ और तालु का इस्तेमाल हम इसलिए कहते होता है और जीभ होठ का नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अ बोलिए, अगर अ आप बोलते हैं ना, देखिए अ का हम लोग बोलते हैं तो कंठ का इस्तेमाल होता है, अ कंठ का इस्तेमाल होता है। उसके बाद जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम जीभ अब बोलते हैं, आ बोलते हैं फिर भी यही आ रहा है, ओ बोलते हैं फिर भी कंठ पे ही आ रहा है। यानी कहने का मतलब जो भी आपका स्वर होगा उनमें जो है कंठ और तालु का प्रयोग होता है बोलते समय, लेकिन जीभ और होठ का प्रयोग नहीं होता है। इस तरीके से आप इसको समझिएगा। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, तो हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 है, जो कि आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, और लिखने का प्रयास करते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या 11 है। आइए देखते हैं कौन कौन सा है, और फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। एक हो गया आपका अ हो गया, आ हो गया, हर्षी हो गया, दीर्घी हो गया, हर्षु दीर्घु री ए ऐ ओ औ, मतलब इस टोटल की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे क्या, स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के जो है 2 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद होते हैं, तो स्वर के 2 भेद होते हैं। पहला कौन सा है, मूल स्वर, और दूसरा कौन सा है, संयुक्त स्वर। तो हम लोग यही जान लेंगे कि मूल स्वर कौन कौन सा होता है और संयुक्त स्वर कौन कौन सा होता है। आइए देखते हैं। मूल स्वर जो होता है वो आपको होता है अ होता है, आ होता है, हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु ए और ओ होता है। कहने का मतलब इसे समझिएगा कि इसमें किसी दूसरे को नहीं मिलाया जाता है, या तो ये खुद ही होगा या फिर इसके साथ में इसका यही 2 बार दोहराया जाएगा। जैसे आइए दिखाते हैं कैसे इसी को 2 बार हम दोहराते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हम अ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ पे अ लिख दिए, तो ये खुद ही यहाँ पे है, देखिए तो ये आपको खुद ही यहाँ पे हम अ लिख दिए। अब लेकिन 2 बार जब अ मिलेगा, जैसे अ लिखा हुआ है और फिर से यहाँ पे अ लिखते हैं, ठीक है, दोनों देखिए दोनों एक ही मिल गया, दोनों स्वर मूल मिल गया आपको, मूल स्वर, और दोनों मूल स्वर मिला ना, ये किसका हो गया, यहाँ पे आ का निर्माण कर दिया। वही हम आपको पहले समझाया है कि या तो ये अकेला होगा या फिर अपने जाति का, मतलब अपना ही 2 बार दोहराएगा, दूसरे को इस्तेमाल नहीं करेगा, खुद ही जो 2 बार रिपीट करेगा अपने आप को। जब 2 बार रिपीट किया देखिए तो किसका निर्माण हो गया, आ का निर्माण हो गया। आइए फिर इसी तरीके से ई को समझते हैं। ई को हम लोग समझेंगे, यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ई लिखते हैं, और एक हम यहाँ पे ई लिखे हैं, एक ई लिखे तो यहाँ पे ऑलरेडी एक ई है, देखिए यहाँ पे एक ऑलरेडी एक ई है। लेकिन जैसे अब दीर्घी का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो इसी का इस्तेमाल, जैसे ये अपना ही इस्तेमाल 2 बार करेगा और दीर्घी बन जाएगा। देखिए जैसे इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं,
इसी को हम लिखते हैं ना, ये क्या हो गया, किसका निर्माण कर लेता है, दीर्घी का निर्माण कर लेता है। समझ गया। फिर आइए इसी तरीके से हम देखते हैं यहाँ पे ऊ, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, और ऊ क्या करता है, यह ऊ जो यहाँ पे ऊ लिखते हैं, ऊ यहाँ पे लिखे, एक को लिखे तो एक तो यहाँ पे ऑलरेडी है, लेकिन ये खुद ही अपने आप को दोबारा दोहरा लेगा, ये अपने आप को दोबारा दोहरा लेता है, तो किसका निर्माण करता है, दीर्घ का निर्माण कर लेता है। और री, उसके बाद क्या आता है, दीर्घ हो गया, ए हो गया, तो ए जो है अपना किसी और से तो लेता ही नहीं, ऑटोमेटिक, वो भी है आपको नहीं लेता है, ऑटोमेटिक यहीं पर आता ही है, ऐसे ही लिखा था हमेशा। इसीलिए इनको क्या कहा गया है कि ये जो है किसी और की सहायता नहीं लेते, ये खुद ही डबल बार हो जाते हैं। तो मूल स्वर का आता है संयुक्त स्वर, जिसमें दो स्वर का इस्तेमाल होता है। संयुक्त स्वर में क्या होता है, दो स्वर का इस्तेमाल होता है। आइए देखते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा, एक ए का निर्माण किया गया है, एक हम यहाँ पे अ दिए हुए हैं और एक ए दिए हुए हैं। अब बोल के देखिए अ बोल के देखते हैं, अ ए आ रहा है समझ में, अ ए मतलब अ। अब एक और दिए हुए ओ, तो बोल के देखिए अ बोल रहा है और ओ बोल रहा है, तो समझ में आपको आ गया। कहने का मतलब है कि अ का जो निर्माण करता है वो करता कौन सा है, तो अ प्लस ए जब मिलता है, दो जाती है, दोनों अलग है तो सॉरी दोनों, लेकिन अलग अलग जाती है। तो जब ये मिलता है तो अ का निर्माण करता है, और यहाँ पे अ जो है अ के साथ वो मिलता है, क्या है, अ का निर्माण करता है। तो आशा है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि हम आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे दिया गया है, सबसे पहले मूल स्वर के भेद को हम लोग पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, मूल स्वर के भेद को पढ़ेंगे। तो मूल स्वर के भेद कितने होते हैं, तो मूल स्वर के 3 भेद होते हैं। ये दिखाते हैं मूल स्वर कितने भेद होते हैं, तो मूल स्वर के जो यहाँ पे आपको 3 भेद होते हैं, दिख रहा है आपको। मूल स्वर के 3 भेद होते हैं, पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। मतलब कहने का मतलब है कि मूल स्वर के 3 भेद होते हैं, पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर। अब हम लोग समझेंगे कि यहाँ पे ह्रस्व स्वर का परिभाषा समझेंगे, उसके बाद आपको दीर्घ स्वर का परिभाषा समझेंगे, प्लुत स्वर का परिभाषा समझेंगे, यानी सबका परिभाषा हम लोग समझते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ह्रस्व स्वर को पढ़ लेते हैं, क्या पढ़ लेना, ये देखते हुए पढ़ते हैं। तो जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन स्वरों को बोलने में कम से कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। आइए जैसे में क्या देखते हैं, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। समझ गए, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी है, तो ह्रस्व स्वर की संख्या 4 है। वो कौन कौन सा है, तो अ है, ई है, हर्षु है और री है। मतलब ये चारों आपका क्या है, ये चारों आपका जो है वो आपका हो गया ह्रस्व स्वर, जिसको बोलने में बहुत कम से कम समय लगता है। जैसे बोलिए अ समय लग रहा है, ई समय लग रहा है, हर्षु समय लग रहा है, री समय नहीं लग रहा है। जैसे इसका अब डबल लगेगा वो दीर्घ होता है। आइए दिखाते हैं। तो ह्रस्व आशा की आप समझ गए होंगे। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, कौन कौन सा होता है, अ होता है, ई होता है, उ होता है और री होता है। समझ गए। अब आइए हम लोग समझते क्या है। अब ये जो री सब देख रहे हैं, ये जो री होता है, ये जो आपको री दिख रहा होगा, ये री का जो हम लोग मात्रा में जो लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई चीज लिखने चलते हैं तो इस टाइप से हम लोग लिखते हैं, इस तरीके से हम करते हैं और नीचे से लिखते हैं। जैसे इससे हम इस्तेमाल कहाँ करके आपको दिखाएंगे, देखिए जैसे हम लोग कृष्णा लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कृष्णा लिखते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे कृष्णा लिखेंगे, कृष्णा लिखे। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या जो री आपको यहाँ पे है, इसका जो हम लोग मात्रा लगाते हैं वो इस टाइप का लगाते हैं। किस टाइप का लगाते हैं, इस टाइप का लगाते हैं। ठीक है, इस टाइप का लगा दिए। क्या करा, री की मात्रा इस री के रूप में लगाई जाती है, जो कि यहाँ पे हम बताए हुए हैं, लगाई जाती है। तथा उच्चारण क्या होता है, उच्चारण जिसका होता है इस री का, मतलब हर्षिकार वाले री का होता है, की तरह होता है। यहाँ पे लिखा है तो समझ जाइएगा आप लोग यहाँ से। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग यहाँ पे अगर लिखने चलते हैं इंग्लिश से थोड़ा बहुत, अब हम इंग्लिश में आते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश में जब हम इसको लिखते हैं तो क्या करते हैं, क के साथ में लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे, के से। तो सबसे पहले हम क लिख दिए, के से क लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए के से क लिख दिए। अब यहाँ पे री हमको कह रहा है, अब आप ही समझाइए हमको, यहाँ र लिखा हुआ है, तो र लिखा हुआ है तो क्या हम र को लिखने के लिए आर लिखेंगे, चलिए आर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, आर लिखेंगे। और इसमें हर्षिकार लगा हुआ, दीर्घिकार तो लगा नहीं है, हर्षिकार लगा है। तो हमको ही पता है कि आई से हर्षी होता है और डबल से दीर्घी होता है, इतना तो आपको पता ही होगा। आप लोग अच्छे खासे पढ़ने वाला लड़का है। तो अब यहीं पे हम क्या करेंगे, हर्षिकार लगा है तो हम यहाँ पे आई लगा देंगे, लगा दिए। यहाँ पे हमारा क्या हो गया, इस री का निर्माण हो गया। अब आइए दिखाते हैं यहाँ पे, यहीं पे हम इस आर आई को लिखते हैं, यहाँ पे आर आई लिख दिए, क्री हो गया। अब एस एच
एस एच लिख दिए और एन ए देंगे, एन ए दे देते हैं मतलब कृष्णा हो गया। चलिए इस तरीके से आप जब बना बना करके लिखेंगे ना तो बहुत ही मजेदार से आप हिंदी भी सीखेंगे और इंग्लिश भी सीखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। बस आप लोग जो है पूरे वीडियो को देखिएगा और समझ समझ के आगे चलिएगा। चलिए तो आशा है कि आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है पढ़ने वाले क्या है तो दीर्घ स्वर। आइए स्लाइड में चलते हैं आगे। दीर्घ स्वर में आ गए तो हम लोग दीर्घ स्वर को पढ़ेंगे। दीर्घ स्वर कुछ खास नहीं है, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की 2 गुना समय लगता है, ज्यादा नहीं, बस उसके 2 गुना समय लगता है। हम बताएंगे प्रूफ करके किस तरीके से 2 गुना समय लगता है, ये दिखाते हैं। तो पढ़ते हैं परिभाषा को, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाता है। क्या कहलाता है? दीर्घ स्वर कहलाता है। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के 2 गुना समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाता है। देखते हैं कौन कौन सा है। तो दीर्घ स्वर कितने हैं? तो दीर्घ स्वर की जो संख्या है वो है 7। दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है? तो दीर्घ स्वर की जो संख्या है वो 7 है। कितनी है? 7 है। दीर्घ स्वर की संख्या 7 है। समझ गए? लोग समझेंगे कौन कौन सा 7 है। तो अब देखिए यहाँ पे एक क्या होगा, टोटल 11 है। तो अब ध्यान रखिएगा टोटल 11 है जिसमें आप 4 पढ़ चुके हैं। 4 क्या पढ़े? ह्रस्व पढ़े हैं और 7 आप दीर्घ पढ़ेंगे, मतलब 11 खत्म। आइए देखते हैं। एक हो गया आपको आ हो गया, आ को देख लीजिए। दूसरा आपको दीर्घी हो गया, दूसरा दीर्घु हो गया, ए हो गया, अ हो गया, ओ हो गया और औ हो गया। ठीक है, आप इसको समझ गए। अब हम आपको समझाएंगे कि किस तरीके से है जो इसमें डबल टाइम लगता है। ठीक है, आइए दिखाते हैं। तो ध्यान देंगे हम लोग, क्या कहने वाली बात है यहाँ पे। सबसे पहले यहाँ पे अ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अ लिखा हुआ है ना। तो अ को हम लिखते हैं यहाँ पे। अ लिखे, अ लिखे तो ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर हुआ। अब इसी में एक और अ को हम जोड़ देंगे, एक और अ को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आ हो गया। मतलब यहाँ पे क्या किसका निर्माण हुआ? तो दीर्घ स्वर का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? दीर्घ स्वर का जो यहाँ पे अब निर्माण हो गया। ठीक है, जब दीर्घ स्वर का निर्माण हुआ तो अब यहाँ पे देखिए क्या डबल समय लग रहा है। ह्रस्व स्वर को 2 गुना समय लग रहा है। जब 2 गुना समय, हम तो पहले ही आपको बताया है कि ह्रस्व स्वर को 2 गुना समय लगता है। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर 2 गुना समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो देख लिए यहाँ पे अ को 2 बार लिखते अ तब आ, मतलब दीर्घ स्वर हो गया, 2 गुना समय लग रहा है। ये देखते हैं फिर से। अब इसी तरीके से दीर्घी यहाँ पे है, तो दीर्घी हम लोग लिखते हैं तो हिरसी लिखे, फिर भी हम इस पे क्या लिखेंगे? ये आपका क्या हो गया? ह्रस्व स्वर हो गया। अब इसी को 2 बार लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 2 बार। ये किसका निर्माण करेगा? दीर्घ स्वर का निर्माण कर लेगा। तो इस तरीके से आप लोग को जो है सब समझते चलना है। इसी तरीके से ऊ हो गया, ए हो गया, अ हो गया और ओ हो गया और औ हो गया। टोटल संख्या कितनी है इसकी? तो 7 है। और मान लीजिए स्वर की संख्या, स्वर की आप संख्या पर है 4 और किसकी? ह्रस्व स्वर की, ह्रस्व स्वर की संख्या, ह्रस्व स्वर आप कितना पढ़े हैं? तो ह्रस्व स्वर पढ़े आप 4 और दीर्घ स्वर कितना पढ़े हैं? तो दीर्घ स्वर हम लोग पढ़ रहे हैं, दीर्घ स्वर जो हमारा हो गया वो हो गया 7। टोटल कितना हो गया? 11। तो चलिए हम पीछे आपको करके दिखाते हैं कि हम पीछे पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। 11 टोटल हम बता रहे हैं आपको, बैक में आइए थोड़ा सा। यहाँ पे क्या हम लोग पढ़े हैं कि हिंदी वर्णमाला में टोटल 11 स्वर होते हैं। 11 स्वर देखिए हम यहाँ पे भी आपको बताया है 11 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? तो यहाँ पे जो 11 स्वर होते हैं, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। हम लोग आगे आते हैं, जहां तक पढ़ लो उससे आगे। आगे हम लोग आगे यहाँ भी पढ़ लिए, यहाँ भी पढ़, यहाँ पढ़ना है हम लोग को। अब हम लोग का ह्रस्व स्वर पढ़ चुके हैं, दीर्घ स्वर पढ़ चुके हैं। अब हम लोग को पढ़ना क्या है? तो अब हम लोग को पढ़ना है प्लुत स्वर। कौन सा स्वर पढ़ना है? प्लुत स्वर पढ़ना है। तो ये प्लुत स्वर को देखते हैं। प्लुत स्वर हम लोग पढ़ेंगे तो यहाँ ध्यान दीजिए। प्लुत स्वर में क्या होता है? वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे, मतलब इसमें 3 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में 2 गुना समय लगता है और प्लुत स्वर में 3 गुना समय लगता है। ये देखते हैं, इतना बेहतर समझाएंगे कि आज के बाद आप भूलना भी भूल जाएंगे कैसे भूला जाता है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? प्लुत स्वर, वे स्वर जिनके उच्चारण में, वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। अर्थात, अर्थात यहाँ पे देखिए, अर्थात 3 मात्राओं का समय लगता है, 3 मात्राओं का समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाता है। देखिए तो कितना आसान भाषा लिखा हुआ है। इससे वैसे हम सब कभी देखे हैं? वे स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, अर्थात 3 मात्राओं का, 3 मात्राओं का समय लगता है, प्लुत स्वर कहलाता है। इतना आसान है। अब हम लोग समझेंगे सरल, अगर सरल भाषा में, सरल शब्द में इसको कहें तो क्या कहेंगे? हम सरल शब्दों में पढ़ते हैं। सरल शब्दों में कहे तो जिस स्वर के उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में
3 गुना समय लगे उसे प्लूत स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्लूत स्वर कहते हैं। अब आप चाहे तो इसको याद कर लीजिए, अब आप चाहे तो इसको याद कर लीजिए, हम दोनों इसीलिए दिए, लेकिन आपको ऊपर वाले से नीचे वाला बहुत ही आसान है, लेकिन ऊपर वाला बहुत ही परफेक्ट है। तो क्या करा, सरल शब्दों में कहे तो जिस स्वर के उच्चारण में 3 गुना समय लगता है प्लूत स्वर कहलाता है। अब तीनों में दोनों में कोई भी आप पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन पढ़ते हैं। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसका चिन्ह होता है प्लूत स्वर का, जो हम बहुत कम न के बराबर इस्तेमाल करते हैं, ये बोलने बोलने में किया जाता है, इसका कहीं लिखते हम लोग नहीं है। आइए देखते हैं, आज तक हम तो लिखे ही नहीं कभी, अब आप लोग लिखे कि नहीं लिखे वो पता, हम नहीं लिखे कभी। देखिए इसका जो चिन्ह होता है ना, प्लूत स्वर का जो चिन्ह होता है वो किस टाइप का होता है, तो थोड़ा सा इस टाइप का जो इसका चिन्ह होता है, देखिए यहाँ इस टाइप से होता है, थोड़ा सा हमको उतना इस टाइप से, हाँ थोड़ा सा इसका जो चिन्ह होता है ना वो इस टाइप से इसका चिन्ह होता है। देखिए यहाँ पे इस टाइप से इसका चिन्ह जो है बनाया गया है, ठीक है, तो समझ गए, इसका चिन्ह होता है इस टाइप से होता है। इसका प्रयोग लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका प्रयोग अब अक्सर पुकारते समय किया जाता है। इसका समय क्या होता है, सुनो, क्या यहाँ पे लिखा होगा, हम देखिएगा, सुनो राम ओम, मतलब आराम से करते हैं, बहुत 3 गुना समय लगाते हैं इसमें, सुनो राम, उसके बाद क्या ओम, इस तरीके से इसके क्या मतलब इसके लिखने के लिए नहीं, इसका जो हम बोलने के लिए करते हैं वही लिखा हुआ है। इसका प्रयोग अक्सर पुकारते समय किया जाता है, जैसे में देखिए, जैसे में सुनो राम ओम, इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। आइए देखते हैं, हिंदी में लिखा हुआ बेहतर तरीके से लिखे हैं। हिंदी में सामान्यतः प्लूत का प्रयोग, प्लूत स्वर का प्रयोग नहीं होता है, प्लूत स्वर का प्रयोग नहीं होता है। वैदिक भाषा में, वैदिक भाषा में प्लूत स्वर का प्रयोग अधिक हुआ है। अब क्या कहते हैं, हिंदी में सामान्यतः इसका जो है प्लूत स्वर का प्रयोग नहीं होता है, वैदिक भाषा में प्लूत स्वर का अधिक प्रयोग हुआ है, ठीक है, इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेगा कि त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, या फिर सब्जेक्टिव 2 नंबर क्वेश्चन पूछे त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, तो प्लूत स्वर की अगर आपको परिभाषा याद रहेगा तो चिपका दीजिएगा, अब पूछ देगा इसी तरीके से तो आप लिखेंगे, क्योंकि हम आपको बताए तो है, पता तो है। अब बोर्ड एग्जाम देने जाइएगा तो आप कहिएगा कि हाँ कहीं से पढ़ करके आए हुए हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आ जाते हैं, देखिए अब आ रहा है अयोगवाह। हम लोग का तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक जो है हम लोग स्वर के बारे में पढ़ चुके हैं। अब स्वर में हम लोग क्या प्लुत स्वर में पढ़ चुके हैं, स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत, तो तीनों हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग आते थे यहाँ पे, अब हम लोग आ जाते हैं अयोगवाह में। अयोगवाह में आप देखिए, अयोगवाह को हम लोग पढ़ने के लिए यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं, क्या किए हुए हैं, हाईलाइट। एक चीज और समझ लीजिए, अगर आप इस सब चीज का पीडीएफ चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहां पर सर्च कीजिएगा अंकुश कंसेप्ट क्लासेज, वहां पे सर्च कीजिएगा अंकुश कंसेप्ट क्लासेज और वहां पे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि प्रतिदिन जो भी चीज पढ़ाया जाएगा उसके पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे डाला जाएगा, जो कि अधिकतर टीचर लोग नहीं डालते, लेकिन हम जरूर डालेंगे ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। और अगर आप चाहते हैं कि किसी प्रकार की हमसे पर्सनल बात करना, या तो कमेंट कीजिए, वहां से हम आपको बताएंगे, और नहीं तो मेरा एक नंबर है, लिख लीजिए, व्हाट्सएप नंबर, इस पर कॉल नहीं कीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर हम आपको देते हैं, लिखिए व्हाट्सएप नंबर 8292139996। इस नंबर से जो है आप यहाँ पे हमको आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या मैसेज कर सकते हैं, हम आपसे जरूर बात करेंगे मैसेज से। नेक्स्ट आता चलिए अयोगवाह हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी परिभाषा इसको पढ़ते हैं, हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण, हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना न तो स्वरों में और न ही व्यंजनों में की जाती है, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। आइए देखते हैं, कहने का मतलब देखिए कितना सिंपल सा है कि ऐसे वर्ण जिनकी गणना न तो स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में की जाती है, वही देखिए तो वही है, नहीं स्वरों में की जाती है नहीं व्यंजनों में की जाती है, क्या कहलाता है, अयोगवाह कहलाता है। इतना आसान आसान आपको बना करके हम पढ़ाएंगे कि आप एक भी बार तो बोले कि हमारे चैनल पर अगर आप पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हटाया नहीं जाता, यहाँ पे समझाया जाता है, सिखाया जाता है। और आशा है कि अगर हमारे आसपास से आप लोग हैं, अगर नजदीक से आते हैं 1-2 किलोमीटर से, तो आप ऑफलाइन भी हमारे साथ आकर के जुड़ के पढ़ सकते हैं, जो कि ऑफलाइन बैच भी यहाँ पे चलता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक, जिसमें हम हैं और हमारे सहयोगी टीचर भी 1-2 हैं, वो लोग सब आदमी हम लोग मिलकर के पढ़ाते हैं। वो लोग भी यूट्यूब पे आएंगे मैथ्स को लेकर के, और हम लोग अपना अपना सब्जेक्ट बांट करके आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। चलिए तो समझ गए, हिंदी वर्णमाला में ऐसे वर्ण जिनकी गणना न तो स्वर में की जाती है नहीं व्यंजनों में की जाती है, क्या कहलाती है, उन्हें वो हम लोग अयोगवाह कहते हैं। चलिए अब आता है जैसे, तो भाई कौन सा वैसा वर्ण है जिसका हम लोग नहीं तो स्वर में गणना करते नहीं व्यंजन में, तो हम लोग इसी अंग को और अ को नहीं गणना करते हैं, अंग और अ को नहीं गणना करते, अयोगवाह कहलाता है।
ये क्या अंग और अ क्या कहलाता है, अयोगवाह कहलाता है। आइए देखते हैं अंग को अनुस्वार, जो अंग लिखा जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, इसको नंबर को मिटाते हैं, नंबर को मिटाते हैं कि जैसे यहाँ पे अंग लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये अंग लिखा हुआ है, इसको हम कलर को पेन को चेंज करते हैं, पेन को येलो करते हैं, यहाँ से ध्यान दीजिए अंग जो लिखा हुआ है इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग कहते हैं अनुस्वार, क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, इसको जो हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। और इसको अ को जो है मिटाते हैं थोड़ा सा, इसको इस टाइप से, हाँ थोड़ा सा अच्छा लगेगा। चलिए अब अंग को क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। अब यहीं पे क्या आता है, एक अ आता है, क्या आता है, देखिए अ आपको दिख रहा है ये वाला अ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं विसर्ग कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग विसर्ग कहते हैं। इस टाइप से आपको समझा रहे हैं, आप समझते चलिए बस। क्या कहते हैं, अंग को अनुस्वार कहते हैं और उसको अ को क्या कहते हैं, तो विसर्ग कहते हैं। अब यहीं पे हम आपको लिखे हुए हैं कि अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं, तो अयोगवाह जो वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, अयोगवाह जो आपको होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, एक अनुस्वार, देखिए हम आपको जस्ट भी समझा दिए। अब यहाँ पे हम बना बना करके लिखे हुए ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि यहाँ पे कोई स्वर नहीं दिया गया, सिर्फ बूंदा बूंदा दे करके हम समझा दिए। तो इसको जो है आपको क्या कहते हैं, अनुस्वार ऊपर अगर सीधा ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए मेरा नाम हुआ अंकुश, क्या हुआ, मेरा नाम हुआ अंकुश, यहाँ पे हम लिखते हैं। तो ये जो ऊपर जो दिया गया है, ये जो आपको एरो का चिन्ह, चलिए हम चेंज कर कलम लिखते हैं आपको, ध्यान दीजिए। ये जो आपको यहाँ पे पेन हम चेंज करते हैं, देखिए यहाँ पे इस टाइप से, ये जो आपको यहाँ पे लिखा गया है, ये बुनका जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। फिर समझिएगा एक बार, अनुस्वार कहते हैं, इसको देख लीजिए। अब चलिए इसी तरीके से आप कोई यहाँ पे दिया गया है विसर्ग, यहाँ क्या अनुनासिक दिया हुआ है, या तो इसको अनुनासिक भी कहते हैं या फिर चंद्रमा भी इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया आंवला लिखा जाता है, आंवला, आंवला यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग अनुनासिक कहते हैं, यहाँ पे लिखते हैं अनुनासिक। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, तो इसको हम लोग कहते हैं अनुनासिक, या फिर इसको चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चंद्र बिंदु, अनुनासिक, या फिर इसको चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। ठीक है, चंद्र बिंदु। तो आप इस तरीके से ये सबको देखते हुए चलेंगे, अच्छे तरीके से समझते हुए, इसको चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। अब तीसरा आता है, देखिए यहाँ पे पहला अनुस्वार समझ गया, अनुनासिक समझ गया। अब तीसरा आता है विसर्ग। तीसरा क्या आता है, विसर्ग। विसर्ग जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, अ लिखते हैं, यहाँ पे देखिए जस्ट हम आपको लिख कर समझाए हैं, इसको क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। अब आता है एक जिह्वा मूलिका, जिह्वा मूलिका आता है, इसका जो इस्तेमाल हम लोग नौ के बराबर करते हैं, इसलिए इसके बारे में हम लोग छोड़ देते हैं और आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग का स्लाइड में क्या देखते हैं, करा व्यंजन। व्यंजन मतलब व्यंजन को तो सबसे पहले हम लोग का स्वर का पूरा काम खत्म, अब बच्चा व्यंजन में हम लोग आए। व्यंजन में करा सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि व्यंजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो व्यंजन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंट। अब इसी को थोड़ा सा इंग्लिश का जिक्र कर ले क्या, तो स्वर जो हो जाता है, स्वर को हम लोग हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो स्वर को हिंदी में हम लोग कहते हैं वॉवेल्स, वॉवेल कहते हैं, या फिर वॉवेल्स लिखिए, वॉवेल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, आप ये भी वॉवेल्स भी लिख सकते हैं या फिर वॉवेल भी आप लिख सकते हैं। लिखिए, चलिए इसको हटाते हैं, वॉवेल लिखते हैं। और वॉवेल कौन कौन सा होता है, तो वॉवेल जो होता है ए, ई, आई, ओ और यू, मतलब ये 5। वॉवेल की संख्या कितनी है, इसकी संख्या जो है वो, इसकी संख्या जो है वो है 5। टोटल इसकी संख्या कितनी है, तो 5 है। और यहीं पे हम अगर व्यंजन को समझे, व्यंजन यहाँ पे देखिए, व्यंजन अगर हम लिखते हैं तो इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सोनेंट। अगर हम जो है इंग्लिश क्लास में अगर आपको कराए यूट्यूब पे, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा, क्योंकि हम इतना बेहतरीन तरीके से आपको समझाएंगे, इतना आसान समझाएंगे। अगर आपको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आता, इंग्लिश से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर दूर तक आपका रिश्ता नहीं है, लेकिन अगर इंग्लिश हमारे क्लास में आप आगे सीखने, तो गारंटी है कि आप सीख करके जाइएगा। हम इतना बेसिक तरीके से आपको सिखाएंगे। पढ़ना सबसे बड़ी चीज है कि देखिए ग्रामर ट्रांसलेशन तो आपको बहुत सारे टीचर मिल जाएंगे, बहुत स्पोकन क्लास आपको करा देंगे, लेकिन अगर बेहतर आपको पढ़ना होगा तो सबसे पहले रीडिंग देने आना चाहिए बुक को। और रीडिंग देने आपको तब आएगा जब छोटा मोटा वर्ड आपको पढ़ने आएगा। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट है CONSONANT, कॉन्सोनेंट हम लिख दिए। अब ये क्या होता है, इसको हम सीधे समझते हैं, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू के अलावे जो भी मतलब 21 बचता है वो सब हमारा क्या है, तो व्यंजन है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए, ई, आई, ओ, यू के अलावे, इस पांचों के अलावे जो भी बचता है वो हमारा क्या है, कंसोनेंट है, मतलब व्यंजन है। आइए हम लोग इसको इंग्लिश क्लास में देखेंगे, पहले आप समझते हैं।
जिन वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो व्यंजन किसे कहते हैं? स्वर हम लोग पढ़े थे, वैसे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है स्वर वर्ण कहलाते हैं। अब यहाँ व्यंजन वर्ण है, जिन वर्णों के उच्चारण में जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है व्यंजन कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एक क लिखा हुआ है, क हो गया, ख, ग, च, छ, ज, ट, ठ, द, त, द, प, म इत्यादि। मतलब कहने का मतलब है कि ये सब जो है ना, क जो है आपको यहाँ पे, ये सब व्यंजन वर्ण के, सॉरी, स्वर वर्ण के बिना सब अधूरा है। क्यों अधूरा है आइए दिखाते हैं। हम अधूरा है उसका भी हम आपको बताएंगे किस तरीके से अधूरा है। यहीं पे लिखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम क लिखे हैं, तो क लिखे हैं, तो यहाँ पे क को जब बोलिए क, जब क बोलिए तो अ आता है। क्या आता है? अ आता है। जैसे अगर मान लीजिए हम नहीं बोलते हैं ना तो इसमें हलंत लगा हुआ है। जैसे हम क को अगर बोलेंगे तो क के साथ हम अ लगाना बहुत ही जरूरी, तब क होता है। तो चलिए इसका जीता जागता सबूत हम आपको देते हैं। जैसे कलम हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? कलम। कलम लिखे, ये आपको कलम है, देखिए ज्यादा कुछ कलम है, कलम लिखे। अब इसका आपको बोल दिया जाए कि बुआ प्यारे लड्डू गोपाल साहब कि इसका इंग्लिश बना के दिखाइए। इसका अगर हम बोल दे कि कलम लिखा है इसको आप इंग्लिश, तो पेन नहीं वर्ड, वो तो वर्ड हो गया। इसका इंग्लिश बना के दिखाए तो क्या बनाएंगे? तो लिखेंगे ना के से क एल एम, क्या ऐसे आप लिखेंगे? नहीं, आप कहिए ऐसे आप लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। तो नहीं लिखेंगे तो यहाँ से आपको पता चल रहा है ना कि भाई जब तक इसमें स्वर वर्ण नहीं सटेगा तब तक ये गलत है। तो आइए इसको सही किस तरीके से लिखते हैं। पेन को करते हैं चेंज, पेन को करते हैं हम चेंज, और सबसे पहले देखिए इसको आप लोग याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इस सब चीज को आपको पढ़ते रहना है। तो हम लोग इसको चेंज, पेन को करेंगे चेंज यहाँ से, और आ जाते हैं पेन में आ जाते हैं, और यहाँ से लेते हैं येलो। अब दिखाते हैं इसको हम बनाएंगे कैसे। तो ठीक है, के ए एल ए एम, कलम। अब आइए दिखाते हैं क्यों हम लिखे हैं। क्योंकि बोलते हैं क, मतलब क बोलते तो अ आता है इसलिए हम ए दिए, अ का मात्रा लगाए। ल बोलते हैं तो अ आता है इसलिए हम ए लगाए हैं। अब म में टाइम नहीं लग रहा है क्योंकि वो लास्ट में कलम, मतलब नहीं लग रहा है इसलिए हम नहीं लगाते उसमें। तो चलिए इतना आपको समझ करके चलना है, इंग्लिश अगर सीखना है तो। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, क से विसर्ग तक सभी वर्ण व्यंजन है। क से विसर्ग तक क्या है? सभी वर्ण व्यंजन है। चलिए अब देखते हैं, प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि, अ की व्यंजन छिपी रहती है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण ही संभव नहीं है, मतलब स्वर वर्ण के बिना व्यंजन कुछ भी नहीं है, वो आधा अधूरा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक स्वर उसके साथ नहीं सटा हुआ है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं क्या है हमारा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हमारा जो है अब सब चीज खत्म है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही क्लास। नेक्स्ट हम लोग जो है कल पढ़ेंगे व्यंजन के भेद कितने होते हैं, उससे आगे वगैरह वगैरह जो भी है वो सब चीज हम पढ़ेंगे। तो आशा है कि आप लोगों को ये सब चीज समझ में आ गया होगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लिए होंगे, और नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और अपने स्टेटस में लगाइए व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे, ताकि और भी लोग जाने और इस चैनल को फॉलो करें, क्योंकि हम यहाँ पे बेहतरीन तरीके से आपको नॉलेज देने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।